सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, आई रियली होप कि आपने मेरा लास्ट वीडियो चेक किया होगा एंड उसमें आपको पता चला होगा कि साइटोलॉजी क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटोप्लाज्म क्या है एंड सेल को हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया सेल शेप पे, साइज पे, इवन कि कितने सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. Contain plasma membrane, nucleus, cytoplasm. All these three things we are going to discuss in briefly way, in a elaborative way. Okay? हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है, दिस लिपिड बायलेयर, किसकी बायलेयर है? लिपिड की बायलेयर है. एंड ये लिपिड भी कैसा, यहाँ पे हमारे पास है फॉस्फोलिपिड. ओके, कोई भी पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आप बताएंगे कि फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, इसका ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. एंड इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को किसने दिया था? इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने. ओके, कब दिया था? इन 1972. अंडरस्टूड? सो नाउ अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है सबसे पहले कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो मूवमेंट प्रोवाइड करती है, वो सेल की कंटिन्यूटी में हेल्प करती है. मतलब एक सेल है, दूसरे सेल है, इन दोनों में कैसे चीजें मूव करेंगी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है. सेलेक्टेड चीजें ही अंदर आएंगी. उसी में एक कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट का. तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन ये कैसे होता है? ये दो तरीके से होता है. एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अब आप एक ये चीज समझिए, ये मैंने एक हिल बना दिया. ठीक है, अब यहाँ पे रामू है, रामू को अपनी साइकिल से इस पॉइंट बी तक पहुंचना है. ठीक है, रामू कहाँ पे है? रामू पॉइंट ए पे है, उसे पॉइंट बी तक पहुंचना है. तो रामू क्या करेगा? खूब सारा एनर्जी लगा करके ऊपर को पेडलिंग करेगा एंड साइकिल से ऊपर को पहुंचेगा. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुई एंड रामू मूव किया फ्रॉम लोअर ग्रेडियंट टू हायर ग्रेडियंट. मतलब कि फ्रॉम लोअर टू हायर. ठीक है, इतना चीज समझ में आया? अब रामू यहाँ पहुंच गया, अब रामू थक गया, रामू के पास कोई एनर्जी नहीं बची है. तो रामू यहाँ से बिना पेडल मारे ही नीचे आ जाएगा, बस उसे ब्रेक्स कंट्रोल करनी है. तो इन शॉर्ट पैसिव में एटीपी यूज नहीं होती एंड इसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर है ये चीजें? अच्छा, इसी में चीजें आती हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है. अगर आपने कभी पढ़ा होगा, यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, तो रूट के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, तो अंदर तो बहुत ज्यादा है, अब बाहर कम है. ठीक है, तो बाहर से अंदर को मूव करेगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. पर कैसे? एटीपी को यूटिलाइज करके. वहीं हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में हमारे पास, इसमें हमारे पास आ जाएगा आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर टू लोअर मूव किया. ठीक है, पर क्या? सिर्फ सॉल्वेंट. मतलब कि ऑस्मोसिस सिर्फ होता है आपके लिक्विड में एंड ये किसके थ्रू होता है? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, वहीं मैं डिफ्यूजन की बात करूँ तो डिफ्यूजन ऑल थ्री मोड्स स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इसमें भी
जो सब्सटेंस मूव करता है, ठीक है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कपूर कपूर कभी भी जब आप उस डब्बे से निकालते हैं पूरा कपूर खाली हो गया बट स्टिल उसमें एक एसेंस एक फ्रेग्रेंस आती है कपूर की। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो कपूर उसमें क्या हो गया है, डिफ्यूज हो गया है। अब मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया, ठीक है, तो किचन में उसका फ्रेग्रेंस थोड़ा कम है बट बाहर फ्रेग्रेंस ज्यादा है बिकॉज ऑलरेडी द सब्सटेंस मूव्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में कम हो जाएगा। वहीं पे हम इसकी बात करें तो आपने एक पोटैटो को स्कूप आउट किया, अंदर से एकदम उसका निकाल लिया और इसको रख दिया पानी में। ठीक है, तो जब आप पानी में रखोगे तो क्या होगा? इससे होगा पानी अंदर को मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब पानी अंदर को मूव होगा तो चीजें क्या होंगी कि एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा, वो हो जाएगा आपका ऑस्मोसिस। इसी पे हमारे पास आती हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ क्या सॉल्यूशंस हैं, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिए, सबसे पहला है, आपने रेजिन लिया, रेजिन मतलब किशमिश, ठीक है, उस किशमिश को आपने पानी में भिगो दिया। ठीक है, लीजिए भाई मैंने पानी में भिगो दिया, तो आपने क्या देखा, कुछ टाइम के बाद किशमिश स्वेल कर गया। ठीक है, जब ये किशमिश फूल गया, वो क्यों फूला? क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, सॉरी बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम था, तो वाटर मूव किया फ्रॉम यू कैन से कहां से कहां पे। सो अभी पानी अंदर गया, जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, किशमिश धीरे धीरे स्वेल कर जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कभी आपको याद करना हो तो किस सेल के अंदर जा रहा है, उसके अंदर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो याद रखिएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है, एंड इसमें होता है एंडो ऑस्मोसिस। मैं आपको इसी के साथ साथ दो दो कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। एंडो ऑस्मोसिस मतलब पानी अंदर को आ रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस। अब आपने इस किशमिश को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम था। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या ये सॉल्यूशन से कुछ भी चेंजेस आएंगे, सेल में कोई चेंज आएगा? नहीं, सेल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो चेंज इन सेल। क्या इसमें किसी टाइप ऑफ ऑस्मोसिस होगी? नहीं। नेक्स्ट है हमारा, अब आपने ऐसा रखा कि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो हायर टू लोअर में मूव करेगा। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे एंड इसमें जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा एंड यहाँ पे होगा एक्सोऑस्मोसिस। अब आप अपनी डेली लाइफ में देखो तो आपको इन सब के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने फ्रूट्स पे क्या डाला, आपने फ्रूट्स पे डाला नमक, कुछ टाइम बाद देखते तो उसके अगल बगल पानी आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करेगा। धीरे 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 वो श्रिंक करने लगेगा। आप कहोगे अरे फल तो सूख रहा है। ऐसे ही जब आप अचार बनाते हो तभी भी ऐसे ही करते हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस आपको याद रखने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि जो सेल आप ले रहे हैं उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उस बेसिस पे हम उसे हाइपर या हाइपो बोलेंगे। एंड तब तक पानी अंदर आएगा या तब तक बाहर जाएगा जब तक वो वाली सिचुएशन इक्विवेलेंसी नहीं अचीव कर लेगी। ठीक है, मतलब कि जितना भी चीज है वो सब इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो करता रहेगा। नाउ नाउ वी हैव सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होता है?
आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल बेसिकली डेड होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, वो लिविंग होता है, वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से, वैसे ही ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम अलग अलग है इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लाइक सेल्यूलोज है इन प्लांट्स, पेप्टिडोग्लाइकन है इन बैक्टीरियाज, ठीक है, एंड आपका फंगी में है काइटिन या चिटिन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये डेड से बना रहता है। इसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर देना टू द सेल, ठीक है। ये बेस एब्सेंट होता है इन एनिमल सेल, ठीक है। एंड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि दिस वन इज परमिएबल। अब परमिएबल मतलब क्या, टीचर आपके क्लास में नहीं है, ठीक है, आपको किसी से परमिशन लेने का जरूरत है नहीं, तो आप इजीली एंटर कर लोगे। सेलेक्टिवली भी परमिएबल में टीचर आपकी क्लास में है, अब वही बच्चे अंदर आएंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो गंदे बच्चे हैं वो बाहर ही रह जाएंगे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वॉल। इसका क्या मेजर फंक्शन होता है याद रखिएगा। देन वी हैव न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो व्हाट वी हैव इज, देखो दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला करके बनाता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्ड होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन होता है एंड न्यूक्लियर पोर होता है। अब आपको पता होना चाहिए क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन बेसिकली आपका हिस्टोन प्रोटीन, मतलब अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है, ठीक है। ये जब कंडेंस होता है तो क्रोमेटिन बनाता है, क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में मेजरली आपके आरएनए या आप आरआरएनए भी बोल सकते हो, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, और यू कैन से कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ओके। तो ये चीजें होती हैं जिसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये न्यूक्लियर पोर क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज राइबोसोम या फिर जो आरएनए है, बेसिकली हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और ये बाहर यहाँ से निकल जाता है। उसका फर्दर क्या होता है वो हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अब देखिए वी हैव सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज कुछ डबल मेम्ब्रेन की है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ मेम्ब्रेनलेस है। डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, सिंगल मेम्ब्रेन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, एंड मेम्ब्रेनलेस में है राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। क्या होता है हम एक एक करके पढ़ते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहली बात कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अंदर का एक सेल्यूलर स्ट्रक्चरल, एक सेल्यूलर फ्रेमवर्क दे रही थी। आप देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस और इधर में आपका आ जाएगा थोड़ा सा आगे में सेल मेम्ब्रेन। तो जो यहाँ से प्रोटीन निकला, अब वो प्रोटीन जिस ईआर पे जा करके लगा या जो राइबोसोम किसी ईआर पे लगा तो उसे हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर उस पे नहीं लगा, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। कहीं भी राइबोसोम आए तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो वो प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वो फैट की सिंथेसिस करता है, ठीक है। फैट मतलब फैट या लिपिड यू कैन से। अब होगा क्या, ये दोनों मिल करके, ठीक है, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर वो कभी रप्चर हो जाती है तो उसकी जनरेशन में हेल्प करता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मान लीजिए अब आपने खा लिया कुछ ऐसा जो कि बहुत टॉक्सिक है आपके लिए, तो उसको डिटॉक्स करने का भी काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, लाइक सेक्स हार्मोन है या फिर और अदर कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो सारा भी रिलीज करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now we have Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? एक्चुअली में Golgi apparatus जो होता है, इट इज जस्ट लाइक योर फ्लिपकार्ट वेयर हाउस। ठीक है, अब इसमें आपने अपना प्रोटीन दिया, तो ये ऐसे ही तो दे नहीं देगा, ये सबसे पहले उसको करेगा थोड़ा सा मॉडिफाई, ठीक है, फिर उसको अच्छी सी पैकेजिंग करेगा, उसके बाद उसको स्टोर करेगा जब तक कोई डिमांड ना आए, एंड देन ट्रांसपोर्ट कर देगा। यही सारा फंक्शन है गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। किसका स्टोरेज या क्या करता है ये? जैसे प्रोटीन है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, या फिर लिपिड है तो उसको बना देगा ग्लाइकोलिपिड्स। इसके दो फेजेस होते हैं, एक ट्रांस फेज होता है और एक सिस फेज होता है। ट्रांस फेज में से चीजें जाती हैं एंड सिस फेज में से निकलती हैं, सॉरी, सिस फेज में से एंट्री लेती है एंड ट्रांस फेज में से निकल जाती है, सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये लाइजोसोम को भी फॉर्म करता है। लाइसोसोम क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। अब आप मेरे को बताना कि व्हाट इज एक्रोसोम। अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि एक्रोसोम क्या होता है। ये बता देती हूँ कि इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लाइसोसोम। सो लाइसोसोम was discovered by Christian D. Dubé. It is known as scavenger of the cell, okay, as well as इसे suicidal bags भी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब अलग अलग है। इन दोनों का मतलब क्या है? स्कैवेंजर ऑफ द सेल मतलब अगर कुछ उसी सेल में कुछ ऐसी चीज है जो खराब हो गई है, कोई सेल डेड हो गया है, तो वो उसे खा लेगा, वो उसे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके डिमोलिश कर देगा। सुसाइडल बैग, मान लो कि लाइसोसोम में खुद में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करने के बाद क्या करेगा? वो खुद ही में बर्स्ट हो जाएगा एंड सेव कर लेगा पूरे के पूरे सेल को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। ठीक है, इसको कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोला गया है, अब ये बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखो, आपको ये एटीपी सिंथेसाइजिंग जो पार्टिकल दिख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं पूछ देगा, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस को हम और क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ये भी दो मेम्ब्रेन की होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड, मैं अभी बता देती हूँ, ये दोनों प्रोकैरियोटिक से कुछ सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज कि इसमें इनका खुद का डीएनए होता है, और दूसरी चीज कि इसमें 70s राइबोसोम होता है। राइबोसोम में दो चीजें होती हैं, एक 80s एक 70s। तो जो 70s राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है आपके प्रोकैरियोट्स में, और 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये चीजें हमें याद रहेंगी। ओके, और कुछ ऐसा जो है इसमें? नहीं, मेनली सारी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, कैसे बनता है? एडीपी विच इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस पीआई, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है एंड वो ज्वाइन कर जाता है ये दोनों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी, तो ये बना देता है एटीपी। पर जब एटीपी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है,
तो वो बना देता है एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी बनाता है? ठीक है, एक एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल बनाता है। इस चीज को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिड, जिसे हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये सेमी ऑटोनोमस होता है, अपनी मर्जी चलाने वाला होता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आपका 70s राइबोसोम होता है। तो प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिड को मेजरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन से वो 3 पार्ट्स रहेंगे? सबसे पहला रहेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा रहेगा क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा रहेगा ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली हैविंग गिविंग ग्रीन कलर टू द प्लांट लीव्स, फ्रूट्स एवरीवेयर। मतलब फ्रूट जब अनराइप्ड होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, ग्रीन को छोड़ के अगर कोई भी कलर है तो वो क्या होगा? वो किसकी वजह से होगा? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट में फर्दर 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आएंगी? इसमें आएगा आपका इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट। अब समझ में आ रहा है? प्रोटियोप्लास्ट मतलब प्रोटीन की स्टोरेज, अमाइलोप्लास्ट मतलब किसकी स्टोरेज? कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड इलायोप्लास्ट मतलब फैट की स्टोरेज। जो बोला जाता है ना, गुड फैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। वैक्यूल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं। प्लांट्स में लार्ज होते हैं, एनिमल्स में स्मॉल होते हैं। वैक्यूल्स हेल्प करते हैं इन फूड स्टोरेज। ठीक है, दूसरा ये हेल्प करते हैं फ्लोटेशन में। ओके, फ्लोटेशन में कैसे? ये कुछ गैस वैक्यूल्स होते हैं। एक टर्म आपके पास आएगा सेल सैप। तो जब भी टर्म आए सेल सैप, उससे आपको क्या समझना है? मतलब इसमें होगा आपका वाटर प्लस न्यूट्रिएंट, सैप इसको बोलते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल बहुत इजी है। सबसे पहला चीज, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये एडवांस सेल्स होते हैं। एडवांस सेल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपका प्लास्टिड्स हो गया, या जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज मैंने पढ़ाए हैं वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरी चीज कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फोर्थ, इसमें जो राइबोसोम होता है दैट इज 70s। इसमें जो राइबोसोम होता है दैट इज 80s। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इसके जो सेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, मेनली सिंगल सेल्यूलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अमीबा। ठीक है, बट अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूँ तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं आपका ह्यूमन, डॉग, प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक चीज पीछे रह गया आपका, दैट व्हाट इज सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम वो सेल ऑर्गेनेली है जो हेल्प करता है इन डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लर्न करोगे। आपको इस पूरे में लर्न करना है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर क्या बोलते हैं,
आपका सीटेट के लिए क्या जरूरी है, किसको क्या बोला जाता है, जैसे न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे लर्न करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, मैं कोशिश करूंगी प्रॉपर 50 क्वेश्चन मैं रिवाइज करवाऊं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी प्लस सीटेट वाला होगा, यूपीटेट जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज रिवाइज। ओके, थैंक यू सो मच।